ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ऐसे रखे हुए, ठीक है, इतनी बात। इनके बीच में डिस्टेंस कितना, 3 लैम्डा, और दोनों कोहेरेंट सोर्सेज कितने की वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं, लैम्डा की। अब वो क्या कह रहा है, इस लाइन पे जब हम चलते हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम मिलेगा, मतलब अगर मैं ऐसे आगे चलता हूं तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बार क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मान लो यहां मिल रहा है पी पर, ये एक्स आ गया, ठीक है, इतनी बात। तो एक्स की वैल्यू बतानी जिस पर क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो अब आप देखो एक मिनट, अगर आप P पे पार्ट डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, इस जगह पर क्या बन रहा होगा, S1 पे मैक्सिमा, कैसे मिनिमा भाई, S1 का पाथ कितना है 0 और S2 का पाथ कितना है 3 लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 3 लैम्डा हो गया। अगर n लैम्डा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या बनता है, वहां मैक्सिमा बनता है। तो इस जगह पर क्या बनेगा, मैक्सिमा। कौन से ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर, हाँ या ना। जब आप आगे चलते हो तो पार्ट डिफरेंस घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा भाई, कैसे बढ़ेगा। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये पाथ इससे छोटा है या नहीं, पहले बता दो मुझे, तो पार्ट डिफरेंस घटेगा कि नहीं घटेगा। तो अब क्या कहानी अपने पास, जब आगे चलते हैं तो पार्ट डिफरेंस क्या करने वाला, डिक्रीज करने वाला है। तो अगला मैक्सिमा कौन से ऑर्डर का बनेगा, ये थर्ड था, तो अगला कौन सा बनेगा, सेकंड वाला। सेकंड वाला मैक्सिमा जब बनेगा तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 लैम्डा। आगे ये भी पूछ सकता था कितने मैक्सिमा बनेंगे स्क्रीन पे, मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्सक्लूडिंग 0 एंड इंफिनिटी। तो कौन सा वाला आ गया, 2 लैम्डा वाला आ गया, यहां पर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, और एक कहां गया, लैम्डा वाला आ गया। दो ही बन रहे हैं, एक्सक्लूडिंग 0 एंड इंफिनिटी। और अगर 0 को भी काउंट कर लेता तो कितने बन रहे, 3, एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी, और इंफिनिटी को भी काउंट कर ले तो कितने, 4, ठीक है, इस साइड में। ठीक है, अब जरा देखो, तो अगर यहां मैक्सिमा बन रहा है तो सेकंड मैक्सिमा बन रहा है, कितना पार्ट डिफरेंस हो गया, 2 लैम्डा, हो गया कि नहीं हो गया। अब सिंपल है यार, अब कुछ करना ही नहीं है। S2P देखो कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, हाँ या ना, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा अपने पास, आ गया। एक्स को उधर भेज के स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा एक्स। ये आ गया कि नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू, ये आ गया अपन के पास। कोई दिक्कत है इसमें, अगला क्वेश्चन कोई, कहां पर आ जाता, किसके, पहला कैसे बन सकता है बेटा, यहाँ पर 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस है। अगर यहाँ 3 लैम्डा है तो आगे पार्ट डिफरेंस क्या कर रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, पहले बता, कम हो रहा है। तो अगला मैक्सिमा तो तभी आएगा ना जब पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा आएगा। भाई पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा कब बनते हैं, n लैम्डा पे ना। तो ये 3 लैम्डा वाला आ गया, ये 3 लैम्डा वाला आ गया, अगला कम वाला आना है, तो कौन सा आएगा, 2 लैम्डा आएगा। अगला कौन सा आएगा, लैम्डा आएगा। अगला कौन सा आएगा, 0, वो इन्फिनिटी पे आएगा। क्लियर इतनी बात। अब देखो दोबारा बता दो भाई, भाई इस जगह पर अगर मैं चेक करूं, यहां पर मैक्सिमा बन रहा है और कितना पार्ट डिफरेंस है, 3 लैम्डा, तो कौन सा मैक्सिमा बन रहा है, थर्ड। अब मैं आगे चलूंगा तो पार्ट डिफरेंस क्या कर रहा है, घट रहा है। तो अगला मैक्सिमा कब आएगा, जब पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 2 लैम्डा हो सकता है, हाँ या ना, उसके अलावा तो नहीं हो सकता है। तो यहां पर 2 लैम्डा मैंने क्या कर लिया, पार्ट डिफरेंस कर लिया, और मैंने पार्ट डिफरेंस के लिए कंडीशन निकाल दी, ये वाला पाथ माइनस ये वाला पाथ इज इक्वल टू व्हाट, 2 लैम्डा। सॉल्व कर दिया, मेरे पास आ गया सिंपली एक्स। ठीक है, इतनी बात। अब कौन सा, 18th, देखो भाई 18th भी सिंपल है।
18th के हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, थिकनेस 4 सेंटीमीटर उसकी, व्हेन हॉरिजॉन्टल इज प्लेस्ड, ठीक है देखो एक मिनट, एक केस ये है और एक केस इसका ये है। ये 4 सेंटीमीटर है थिकनेस, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट की इमेज, ठीक है इतनी बात। पहला केस क्या लिया उसने, जब कर्व्ड सरफेस किसके साथ है, टेबल के साथ कांटेक्ट में है। अब जरा देखो, अपरेंट डेप्थ इस पॉइंट की यहां दिख रही है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, कितने पे 3 सेंटीमीटर पे। अब आप देखो एक चीज, ये तो प्लेन सरफेस है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल अपॉन व्हाट, म्यू। तो इस लेंस का म्यू हो गया 4/3, हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा उसने क्या कहा, अब हमने क्या करा लेंस को इन्वर्ट कर दिया, प्लेन सरफेस कांटेक्ट में है, प्लेन सरफेस कांटेक्ट में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है इतनी बात। प्लेन सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है। अपरेंट डेप्थ अब हमारे पास क्या आ रही है, यहां पर इमेज बन रही है कहीं पर, और ये कितना 25/8 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई। उसने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सिंपल सी कहानी है यार। आप एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, किस मीडियम में है, म्यू की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 4/3, ठीक है इतनी बात। इसकी इमेज किस में बन रही है, एयर में, ठीक है इतनी बात। अब इससे नीचे वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ऊपर वाले नेगेटिव, तो जरा देखो इमेज किस में बन रही है, एयर में, 1/v, v कितना 25/8, तो कितना आ गया 25 और ऊपर कितना 8, माइनस म्यू अपॉन यू, म्यू कितना 4/3 और यू कितना बेटा आपका 4, तो 1/3 हो गया, ठीक है इतनी बात। इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन व्हाट आर, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा नीचे एलसीएम ले लो बेटा, यहां पर कितना आ गया नीचे एलसीएम, 25 × 3, ठीक है इतनी बात, ऊपर कितना 24 माइनस 25 इज इक्वल टू -1/3 आर, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, आर की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, अपना आगे काम करते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करो भाई, तभी बात बनेगी। चलो कहां तक पहुंच गए थे हम, रेडबर्ग कांस्टेंट तो हमने कर लिया था, RH है ना, वहां से निकाल लिया था, एनर्जी सारा हो गया था ना। लिखो जरा, बोर के पोस्टुलेट हो गए थे और उसमें जो जो एनर्जी और करंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इन सारे की बात हो गई थी। अब लिखो जरा, लॉ ऑफ, अगला पोस्टुलेट इसका, लॉ ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, लॉ ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, लॉ ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर कोई हाइड्रोजन एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 कहीं पर है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में ना हो करके क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, वाया एमिटिंग व्हाट, फोटोन, इसी को हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो लिखो जरा, व्हेन H atom is in its
excited state it comes to ground state by emitting one or more than one photon, एक या एक से ज्यादा फोटोन एमिट करके किस में आएगा? ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, इतनी बात। corresponding wavelengths are also called as spectral lines। जिन wavelengths के फोटोन एमिट करेगा उनको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं। corresponding wavelengths are also called as spectral lines in spectrum। ठीक है, and these lines will be discrete in nature। मतलब कैसे होंगे? डिस्क्रीट होंगे। ठीक है, इतनी बात। मतलब अलग अलग होंगी, मतलब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आएगा। अब अगर हम देखें कहीं हायर से लोअर आ रहा है, मतलब NH से N लोअर आ रहा है, तो जो वेवलेंथ होगा hc बाय लैम्डा या एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन will be equal to E NH minus E NL। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। और कितना हो जाएगा? HC by lambda is equal to RHC 1 upon NL square minus 1 upon NH square। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? अरे भाई, हमने एनर्जी इन nth ऑर्बिट क्या लिखी थी? माइनस RHC Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। याद है कि नहीं है? चलो Z स्क्वायर भी लिख दो आप हाइड्रोजन लाइक के लिए। क्लियर है? अरे ठीक है यार। अब HC से HC कट गया आपका, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 अपॉन N L स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब दूसरी चीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। तो अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है n से 1 में, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता था? n माइनस 1 बाय 2। यही होता है कि नहीं होता है? अरे पता है ना शायद। अब दूसरा, इफ फ्रॉम NH टू NL, मान लो हायर से किसी लोअर में आया, 1 में नहीं आया, तो क्या होता था? याद है? NH माइनस NL इंटू NH माइनस NL प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है भाई? ये कहानी आ गई। अब लिखो जरा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगला पोस्टुलेट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम। हम हाइड्रोजन ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम। देखो भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कोई हाइड्रोजन एटम है तो होगा हमेशा अपनी किसमें? ग्राउंड स्टेट में। चलो अब जरा देखो एक मिनट, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, एंड सो ऑन। ठीक है, अब जरा देखो आप एक मिनट, अपने पास क्या है?
यहां पर एनर्जी होती थी -13.6, यहां पर -3.4, -1.51, -0.84 एंड सो ऑन, ये एनर्जी हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाएगा इस एनर्जी पे, हाँ या ना, तो यस और नो। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में H एटम इन ग्राउंड स्टेट। अब अगर इसके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ता है, क्या पड़ता है, रेडिएशन, मतलब फोटॉन्स पड़ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। अब रेडिएशन की एनर्जी मान लो, मैंने कहा E ऑफ फोटॉन इज 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 10.5। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन पड़ा। अच्छा, डिफरेंस बताओ कितना है, 10.2। ठीक है, यहां पर, यहां से यहां कुछ अलग ऐसा है, क्या होगा जल्दी बताओ। क्या चीज, कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये सही कह रहा है, लेकिन एनर्जी तो फोटॉन की क्या थी, ज्यादा थी, तो जाना चाहिए था। क्या मतलब, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स में ही जा सकता है, क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं जा सकता। हेलो, देखो भाई, बता रहा हूं, लिखो जरा, लिखो, एक मिनट। लिखो जरा, लिखो, फोटॉन हैविंग एनर्जी इक्वल टू difference of energy levels will be absorbed by the electron। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, वही फोटोन एब्जॉर्ब होगा जब फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के बराबर होगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, फोटोन विथ एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल will be absorbed by electron and electron will move in higher energy state, will move in higher energy state, that is H atom gets excited। ठीक है, अब अगर फोटोन की एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल से अलग है, ठीक है, या ज्यादा है मान लो, तो वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता है। अगर मान लो 10.5 वाला है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं इस स्टेट में आना चाहेगा, कहीं पर, ये परमिसिबल एनर्जी स्टेट है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात। ये दोबारा से क्या करेगा, वापस यहीं चला जाएगा अपने आप ही, वहां पर जाना ही नहीं चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ये परमिसिबल एनर्जी स्टेट नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होता तो क्या करता, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देता था। क्लियर इतनी बात। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, इफ photon having energy greater than if photon greater than energy, क्या बोल रहा था मैं, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ डिफरेंस, नहीं, ग्रेटर देन एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्टेट्स is incident, it will not be absorbed, it will not be absorbed by electrons
ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज परमिसिबल ओनली इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन इज परमिसिबल ओनली इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन की परमिशन कहां पर है? सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, बाकी जगह परमिशन नहीं है। क्लियर है? अब एक और चीज करते हैं भाई, इतनी बात हो गई। इसके बाद इसी में लिखो, इसका मतलब यह है कि H एटम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होगा वो हमेशा लाइमन सीरीज का होगा। मैं एक बात बताओ, H एटम या H लाइक एटम का इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो ग्राउंड स्टेट में ही होगा। उसको अगर हम फोटोन इंसिडेंट हुआ तो n इक्वल टू 1 से कहां जाएगा? n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 ऐसे ही जाएगा। और अगर ऐसा होता है 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, तो कौन सी सीरीज बोलते हैं हम? लाइमन सीरीज कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, लिखो जरा, लिखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ H और H लाइक एटम, नहीं सिर्फ H एटम लिखो, H लाइक नहीं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम ऑलवेज consist of Lyman series only, always consist of Lyman series only। ठीक है भाई, सिर्फ लाइमन सीरीज होगा, बाकी कोई नाटक नहीं होगा। अब एक चीज और लिखो, लिखो एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ भाई, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? बको फटाफट, केमिस्ट्री में होता है ये तो, हाँ या ना? एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब होता है। क्या होता है? बोलो फटाफट, कुछ तो डेफिनेशन होगी। तो एनर्जी डिफरेंस हो, पोटेंशियल कहां से आ गया इसमें? पोटेंशियल वर्ड कहां से आया? चलो, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम ऐसा करते हैं कि एक, अभी हम क्या कह रहे थे कि फोटोन पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट हो जाएगा, हम ये कह रहे थे। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने एक्सेलरेट कर दिया कुछ वोल्ट से, v वोल्ट से, ठीक है, इतनी बात। तो ये उसकी क्या हो गई? एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ टकराएगा? एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, इतनी बात। एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, मान लो E n माइनस E1, nth ऑर्डर में चला गया, थर्ड में चला गया, E3 माइनस E1। अब ये जो V है, दिस V En माइनस E1 अपॉन V, सॉरी E इज व्हाट? एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर हम फोटोन की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं? कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इतनी बात। उसने क्या करा? आपके H एटम को क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। तो कितने वोल्ट से एक्सेलरेट होकर के वो इलेक्ट्रॉन आया था? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, आपको पता ही है, एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू En माइनस E1 अपॉन E, ये आ गया, ठीक है, इतनी बात। एक और चीज, ये कौन सा एक्साइटेशन पोटेंशियल है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा है? n+1th है। अगर मैं यहां लिखूं E2 माइनस E1, तो सेकंड स्टेट में आने का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड में आने मतलब En-1 है, सॉरी। अगर थर्ड में आया तो हम कहेंगे कौन सी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? n-1th एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेड स्टेट। बेटा अगर 2 में जाएगा ना तो हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, 3 में जाएगा तो हम कहेंगे क्या? सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, इतनी बात। ये आ गया। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसी तरीके से, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E1 अपॉन व्हाट? E। अरे हमने एटम से ही निकाल दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इतनी बात। क्लियर है? दिस वुड बी व्हाट? आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, कितना है? 13.6 वोल्ट आ गया। आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, अब लिखो भाई, मतलब पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, हमें पोटेंशियल और एनर्जी का अंतर ही नहीं पता चलता है। अब एनर्जी जब भी बोलेगा तो दैट इज फोटॉन्स आर इंसिडेंट, और अगर वो बोल रहा है
पोटेंशियल, तो मतलब क्या इंसिडेंट है, अपने आप मान लेना इलेक्ट्रॉन आए थे भाई, ठीक है इतनी बात। अब लिखो जरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या खेल है बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मतलब जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसी को हम एनालाइज करते हैं, मतलब जो एमिटेड वेवलेंथ थी या एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ थी उनको कर रहे हैं। एमिटेड की बात करते हैं, एब्जॉर्ब्ड में तो हमेशा लाइमन सीरीज आएगा, ठीक है। मान लो अगर कोई एच एटम एक्साइटेड स्टेट में था तो वो किस रीजन की वेवलेंथ देगा, इंफ्रारेड की, अल्ट्रावायलेट की, विजिबल की, ये सब स्टडी करने को हम क्या करें, स्पेक्ट्रम। मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे मान लेंगे कि ये पूरा व्हाइट लाइट है, ठीक है इतनी बात। अब हमने एच एटम का सैंपल रखा, ये वाली वेवलेंथ मिल गई, ठीक है, ये वाली मिल गई, ये वाली मिल गई, ये वाली मिल गई, तो हम इसको क्या कह देंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है इतनी बात। तो अब जरा देखो, मतलब वेवलेंथ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सारी हैं, उनमें से कौन कौन सी हमें मिली है उसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमें पता है 1/λ, हमने पढ़ा था अभी, अरे याद है, R 1/n(l)² माइनस 1/n(h)², पढ़ा था हमने। एच एटम की बात कर तो Z की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। अब इसमें सबसे पहले लाइमन सीरीज, ये आपको सबको आता है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लाइमन सीरीज किस रीजन की होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, ठीक है इतनी बात, यूवी रीजन में। और इसमें NL1 होता है और NH ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एलिमेंट ऑफ इंटीजर होता है, ये ध्यान रखना, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब इसमें एक बात बताओ, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी, 2 से 1 वाले की, क्योंकि एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है इतनी बात। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, पहली लाइन की, और सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी, आखिरी लाइन की, ये भी हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है, लाइमन हो गया, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, रेंज कहां से कहां तक होगा। आप एक काम करो, सबसे बड़ी वाली 1 और 2 डाल देना, यहां तब आ जाएगा, और सबसे छोटी वाली कौन सी, जब आप यहाँ क्या डालोगे 1 और यहाँ क्या डालोगे इन्फिनिटी, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे यस और नो, ठीक है। दूसरा बाल्मर सीरीज, ये हमारा विजिबल रीजन, NL इक्वल टू 2 एंड NH ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एलिमेंट ऑफ इंटीजर, हो गया भाई, मतलब 3 से बड़ा है लेकिन इंटीजर है, ध्यान रखना, ये नहीं 3.5 डाल दो, ठीक है। अब तीसरा सबको पता है बात, यस और नो, ठीक है। अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसके बाद और भी होती है, हम्फ्री सीरीज होती है, जो भी है वो हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है इतनी बात। अब लिखो जरा, फॉर एनी सीरीज, मतलब इनमें से कोई भी सीरीज पकड़ो आप, लाइमन बाल्मर पास्चन या कुछ भी, लिख लिया इतना, लिख लिया तो लिख लो फटाफट, बेबी केमिस्ट्री वाला चल रहा है, फिजिक्स वाला नहीं है, ठीक है। अब लिखो जरा फॉर एनी सीरीज फर्स्ट मेंबर इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हाँ या ना, फर्स्ट मेंबर मतलब 1 से 2 वाले की वेवलेंथ क्या होगी, लाइमन में सबसे बड़ी होगी,
फर्स्ट मेंबर इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लास्ट मेंबर इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्लियर है? किसी भी सीरीज में बात करेंगे तो। अरे ठीक है भाई, फर्स्ट मेंबर इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लास्ट मेंबर इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी हमारे पास सैंपल है एच एटम का और वो एक्साइटेड है, ठीक है, तो लाइमन सीरीज हमेशा आएगी, लाइमन सीरीज हमेशा एग्जिस्ट करेगी। भाई एक बात तो 5 में था, ठीक है, आप लोग सबके सब 5 एक्साइटेड स्टेट में हो, ठीक, तो अगर ये भाई 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आता है तो भी लाइमन आ गई, 2 से 1 वाली आ गई कि नहीं आ गई? ये 5 से 1 आता है तो भी लाइमन आती है, ठीक है, 5 से 4, 4 से 1 आता है तो भी लाइमन आ गई, ठीक है, इतनी बात। तो किसी भी एक्साइटेड सैंपल में लाइमन सीरीज हमेशा आएगी, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, इफ सैंपल ऑफ एच एटम इज एक्साइटेड, if sample of H atom is excited, will always give first member of Lyman series। फर्स्ट मेंबर हमेशा आएगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, इतनी बात। बाकी हो सकता है ना आए, बाकी के साथ प्रॉब्लम है भाई। एक बात बताओ, मतलब सबके सब मान लो 5 से 2 पे आ रहे हो, 2 से 1 पे आ रहे हो, ठीक है, इतनी बात। बाकी आने की प्रोबेबिलिटी होती है या नहीं होती है, अलग अलग कहानी है, ठीक है, इतनी बात। तो फर्स्ट मेंबर हमेशा होगा, बाकी का हम देख लेंगे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा अगला, चलो इतना हो गया, अब आते हैं मेन काम पे। लिखो बोहर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। बोहर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, बेटा पिछले कई सालों से हर साल सवाल आता है बोहर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल पे, एडवांस में भी आता है, जेई मेंस में भी आता है, और हो सकता है मेडिकल में भी आ जाए। बोहर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? पीरियोडिक टेबल देखा है सबने, है ना? पीरियोडिक टेबल में आउटर शेल नंबर n 8 से बड़ा नहीं है कोई भी। आप देख लो पीरियोडिक टेबल में जो शेल नंबर है 8 से बड़ा दिख रहा है क्या? और पीरियोडिक टेबल में अब कोई जगह भी नहीं बची है, शायद है जगह, अब नहीं है जगह, ठीक है। मतलब हम अगर और एलिमेंट की बात करेंगे तो हमारे औकात के हिसाब से अब कोई एलिमेंट नहीं बचा है। ऑब्वियस सी बात है, सारा भर गया, ठीक है, इतनी बात। या तो हमारी थियरी पूरी गलत है, अगर और एलिमेंट आते हैं तो हम कुछ गलत ही पढ़ रहे हैं, ठीक, और अगर हमारी थियरी सही है तो अब और एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो हालांकि बोहर ने ये सारी बातें नहीं कही थी, ये बातें कहने वाले कुछ अलग लोग थे, बस बोहर क्या ले रहा है, किताबों में बोहर बोहर छपा हुआ हर जगह। लिखो, लिखो, according to this principle, according to this principle, if principal quantum number is large, भाई हमने बोहर ने शुरू में ये थोड़ी बोला था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे चलो तो नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं बोला उसने। उसने तो बोला ग्राउंड स्टेट 1 है और सबसे आउटर स्टेट क्या इन्फिनिटी है, यही बोल रहा है ना, ठीक है, इतनी बात। लेकिन आप एक चीज देखो, 1 और 2 के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना? 10.2। 2 और 3 के बीच में और कम, 3 और 4 के बीच में और कम, 4 और 5 के बीच में और ज्यादा कम, ऐसे ऐसे डिफरेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो क्या काम ने, क्या लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, इतनी बात। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज लार्ज देन results of classical mechanics are in accordance to results obtained by quantum mechanics, results obtained by quantum mechanics। पहले मेरी बात ध्यान सुनो भाई, आप एक बात बताओ, किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर काट रहा है,
अब जब तक वो स्टेशनरी ऑर्बिट में, मैंने कहा था उस मोमेंट तक तो क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही है, क्योंकि आपने करा भी था कूलम्स फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, करा था कि नहीं करा था? लेकिन जब वो ट्रांजिशन करता था तो हमने कहा था उस मोमेंट पे क्लासिकल मैकेनिक्स ओबे नहीं होती है, वहां पर क्या चल रहा होता है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है इतनी बात? तो अब अगर n बड़ा है, ठीक है इतनी बात, उस सिनेरियो में n से n-1 जब आएगा तो एक चीज बताओ, n से n-1 आएगा तो एक फ्रीक्वेंसी का क्या एमिट करेगा? रेडिएशन करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अगर आप n वाले ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी देखो तो ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। ठीक है इतनी बात? मतलब जब n बड़ा हुआ, ठीक है इतनी बात, तो एनर्जी का डिफरेंस ग्रेजुअली रिड्यूस क्या कर गया? जीरो। आगे चल के स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या कर गए? मर्ज कर गए भाई। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और सातवें आठवें के बाद एक में ही घुसने लगे हो। क्लियर इतनी बात? तो मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल क्या हो गया? रिड्यूस कर गया बहुत ज्यादा। और स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो गए? साथ साथ हो गए, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो लिखो जरा, मान लो हमारे पास कोई, लिखो H एटम इन nth एक्साइटेड स्टेट। तो अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं बेटा, किसकी? nth एक्साइटेड स्टेट में, तो हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स, पता है ना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? निकाला हुआ है मैं शायद, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा सब निकाला हुआ था, याद है? हाँ या ना? मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, कितना आया जरा बताना, कितना था? मैंने लिखवाया आपको कितना? पूरा फॉर्मूला बोल फटाफट। 4π² नीचे m, ये है अपने पास। ठीक है इतनी बात? ये फ्रीक्वेंसी है किससे? क्लासिकल मैकेनिक्स से, ये निकाली भी थी हमने। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, z की वैल्यू तो 1 करते हैं, मैच एटम ले रहे हैं। ठीक है इतनी बात? कोई इशू नहीं इसमें। अब सुनो भाई, अब हम एक काम करते हैं, लिखो when this atom makes transition from n to n-1, कहां से? n से n-1 वाली स्टेट को ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखो, तो ये क्या हो गया? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब जो ये ट्रांजिशन कर रहा है तो h इंटू एफ इज इक्वल टू आर एच सी 1/n-1 का स्क्वायर माइनस 1/n²। और एक चीज और, n मच मच ग्रेटर देन व्हाट? 1। हमने n को क्या ले रखा है? बड़ा ले रखा है। अरे यस और नो? ठीक है इतनी बात? अब आप एक काम करो भाई, a² माइनस b² आएगा न्यूमरेटर में, a प्लस बी, a माइनस बी। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? चेक करो। और ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है इतनी बात? अब आप एक काम करो, 1 को आप क्या कर सकते हो? किसको? 1 को n के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हो, तो ऊपर भी इग्नोर कर दो, नीचे भी इग्नोर कर दो। तो ऊपर क्या आ गया? 2n, और नीचे क्या आ गया? n की पावर 4। तो कितना आ गया? h इंटू एफ इज इक्वल टू आर एच सी इंटू 2/n³। हाँ या ना?
ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो भाई, आर की वैल्यू डाल दो, डालना भाई आर की वैल्यू, डालो आराम से, बता। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4π² k² e⁴ m/ch³, तो c से c कट गया। देखना दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दोनों सेम आ गए, ठीक है, इतनी बात। मतलब ट्रांजिशन करके भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बोहर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की। अगर, अब देखो खेल क्या होगा, आप मजेदार बात देखो, अगर n छोटा है तो जो यहां फ्रीक्वेंसी आएगी HF, अगर n छोटा होता है, मतलब n मान लो 4 है और कहां आया, 3 में आया, 4 से 3 में आया, तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू n³, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। लेकिन अगर n 7 या 8 है तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, 1/n³। उसने पूछा हुआ IIT में ऐसे ही कि अगर n की वैल्यू हम बड़ी कर दें, मतलब मल्टीपल चॉइस में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/n³, 1/n⁴। लग गई लंका वहीं पर, ठीक है, इतनी बात। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आता है, 1/n⁴ या कुछ अलग सा आएगा, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/n³ आ रहा है, ठीक है, इतनी बात। ये हमारे दिमाग में n² आता है क्योंकि z²/n² होता है, तो हम n² पे घूमते रहते हैं या n⁴ पे घूमते रहेंगे, ठीक है, नोट करो इसे। हो गया भाई। इसके बाद एक और चीज देखो, लिखो जरा, सिर्फ नेम भूपिंदर तेरे पास आएगी, लिखो लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल लिखो जरा। सबसे पहला, इट इज एप्लीकेबल फॉर H एटम और H लाइक एटम। ये तो सिंपल सी बात, हम पढ़ते हुए आ ही रहे। दूसरा, अब एक चीज और, जो स्पेक्ट्रम बोहर ने दिया था वो था लाइमन सीरीज वाला, बार्मर वाला, पास्चन वाला, इस टाइप से। लेकिन उसके अलावा भी कुछ हाइपर फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी, ठीक है, इतनी बात। उन लाइंस को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो लिखो जरा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल could not explain hyperfine structure of spectral lines। बता रहा हूं कैसे, क्यों आ रही थी hyperfine structure of spectral lines। मतलब देखो, अब एक चीज ध्यान से देखो भाई, बोहर ने तो सिर्फ 3 से 1 वाला डायरेक्ट वाला बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ या ना। लेकिन अगर हम देखें तो सब शेल भी होते हैं, यहाँ 1s होता है, यहाँ क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता, कोई बात नहीं, ठीक है, हो तो सकता है, ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शंस की। अब कहानी क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन 3s से 1s आया तो जो वेवलेंथ आएगी, और अगर 3p से 1s आया, 3s और 3p का एनर्जी सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो वो जो डिफरेंस था, मतलब अगर बोहर के हिसाब से देखें तो ये लाइन आएगी लैम्डा, है ना। लेकिन अगर हम प्रॉपरली देखें तो इस लाइन के बगल में एक आएगा, इस लाइन के थोड़ा सा इधर एक आ जाएगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस वही एनर्जी का, ये 3 आ जाएंगे लाइन। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन बोहर्स नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, कंसेप्ट ऑफ सब शेल वाज नॉट गिवन बाय बोहर एटॉमिक मॉडल। इसी पॉइंट में, कंसेप्ट ऑफ सब शेल वाज नॉट गिवन बाय बोहर एटॉमिक मॉडल।
दूसरी चीज, बोहर ने तो ये भी नहीं बताया था कि स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बनते हैं। बताने वाला कौन था? प्लैंक था। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन, मतलब उसने कह दिया था, तो कुछ लोग जैसा हाइपोथेसिस दे देते हैं, वही कहानी इसके साथ भी थी। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू disobey law of electrodynamics while revolving in stationary orbits, while revolving in stationary orbits। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अगली चीज क्या नहीं एक्सप्लेन करी थी बोहर ने, वो भी सुन लो भाई। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन, अच्छा एक चीज और, अगर मान लो 3 से 1 आने पे ये लाइन आ रही है, मतलब इस जगह पे आ रही है, अब अगर मैंने इस एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया एक्सटर्नल, तो ये लाइन हल्की सी क्या कर गई? यहां हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो हल्की सी यहां हो गई। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि अगर एटम को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों हो रही है। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स, नहीं सॉरी, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन splitting of spectral lines when atom is placed in external electric or magnetic field, when atom is placed in external electric or magnetic field। ठीक है भाई, तो बोहर ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि अगर हम एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो स्पेक्ट्रल लाइन क्यों स्प्लिट कर रही हैं। अब क्यों होती हैं ये भी देख लो भाई। हमने एक चीज पढ़ी कि कोई भी आपके पास एटम है तो उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, अगर आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा क्या आ जाएगा? डेविएशन आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी? बदल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी तो ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की क्या कर गई? बदल गई। तो स्पेक्ट्रल लाइन भी क्या कर जाएगी? थोड़ी सी चेंज कर जाएगी। सेम अगर मैं एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो एटम इज ऑल्सो व्हाट? डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतनी बात तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। अगली चीज, एक और चीज है, अगर हम बोहर का एटम ले और मान लो n इक्वल टू 5 वाले स्टेट में है एटम, मतलब 100 एटम है n इक्वल टू 5 वाली स्टेट में, तो हमें एक लाइन कितनी मिलेंगी? 5 इंटू 4/2, कितनी लाइनें मिलेंगी? 10 लाइनें मिलेंगी। इन 10 में से कौन सी लाइन की इंटेंसिटी, कुछ की लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, कुछ की क्या होगी? कम होगी। तो बोहर ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक है, इतनी बात। लाइमन के फर्स्ट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आपसे कहीं सवाल में आ जाए कि अगर कोई एमिशन स्पेक्ट्रम है तो विच लाइन विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो लाइमन का फर्स्ट लाइन। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। बोहर कुड नॉट गिव एक्सप्रेशन, बोहर कुड नॉट गिव एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन because intensity is different for different spectral lines। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाया था ये। अब एक चीज और लिख लो इसमें, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट लाइमन लाइन इज मैक्सिमम। ठीक है भाई, और क्यों? मैंने बता दिया था कि कुछ भी होगा, कोई भी एक्साइटेशन, फर्स्ट लाइमन वाला हमेशा आएगा। ठीक है, इतनी बात। दीपिका, मैंने ये कहा कि अगर 10 टाइप के फोटोन निकल रहे हैं, ठीक है इतनी बात, तो उसमें से किसकी इंटेंसिटी कितनी है ये बोहर नहीं बता पाया था। ठीक है, इतनी बात। कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाया, सबकी अलग अलग होती है। ठीक, और मैं ये भी बोल रहा हूं कि फर्स्ट लाइमन लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? चलो आज इतना ही करो, कल हम कोलिजन पे आएंगे। ठीक है, इतनी बात। अभी हमने कोलिजन पढ़ना है। ठीक है, वो पूरा एक पूरा दिन लगाएगा आपका।